हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग सी-टेट जनवरी 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज यह क्लास 7वां है। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सी-टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वह हम लोग डिस्कस करेंगे। यह 27 जनवरी पहले शिफ्ट का जो पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक पेंसिल को पकड़ना कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना कौशल का उदाहरण है। दोस्तों, यहाँ पर पूछ रखा है कि पेंसिल को पकड़ना और फुटबॉल को धकेलना किस प्रकार के कौशल का उदाहरण है। दे रखा है सूक्ष्म गतिक, सकल गतिक, सामाजिक, भावनात्मक, सकल गतिक, सूक्ष्म गतिक, भावनात्मक, सामाजिक। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पेंसिल पकड़ना है, पेंसिल पकड़ने से हमें पता होना चाहिए कि जो पेंसिल हम पकड़ते हैं तो उसमें हमारी जो छोटी मांसपेशियां हैं, जैसे कि अंगुलियों को हम कार्य में करते हैं, अंगुलियों से हम पेंसिल को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी छोटी मांसपेशियां हैं वह यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर जो छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं तो वहाँ पर सूक्ष्मगतिक कौशल होता है। और जब हम फुटबॉल को धकेलते हैं, यानी कि पैर, हमारे जो पैर है ना, पैर की मसल्स यूज़ हो रहे हैं। पैर मतलब बहुत बड़ा मसल यूज हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बड़ी मांसपेशियाँ यूज की जाती हैं तो वहाँ पर ग्रॉस मोटर, सकल गतिक होता है। और जब सूक्ष्म गतिक कौशल में हमारी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो होगा पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल, और जबकि फुटबॉल को धकेलना सकल गतिक कौशल का उदाहरण है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म गतिक कौशल और सकल गतिक कौशल का उदाहरण है। पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल, फुटबॉल को धकेलना सकल गतिक कौशल का उदाहरण है। यहाँ पर दोस्तों हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पूछा है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं। हाँ, विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं। हर बच्चे की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, यह सही बात है। तो हमें नहीं पूछा है दोस्तों। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। तो दोस्तों, पालन पोषण का मतलब इन्वायरमेंटल और विकास प्रकृति का मतलब हो गया अनुवांशिक। तो यहाँ पर अनुवांशिक और पालन पोषण दोनों का जटिल संपर्क है, दोनों की अंतःक्रिया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी करेक्ट है दोस्तों। चल बात करते हैं। चलिए, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन भी हमारा सही है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। व्यवस्थित का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों कि विकास पहले जो होता है बाल्यावस्था, शैशवावस्था आता है, उसके बाद बाल्यावस्था आता है, उसके बाद युवावस्था, किशोरावस्था आता है। ऐसा नहीं कि पहले वृद्धावस्था आया इसके बाद में शैशवावस्था, यानी कि एक सटीक क्रम में होता है, एक रीऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में होता है। विकास की जो प्रक्रिया है वह एक व्यवस्थित ढंग से क्रमिक होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन भी सही है, यानी कि पूछा है कि क्या सही नहीं है। तो विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। दोस्तों, विकास यहाँ पर अनिरंतर तरीके से होता है, यही बात गलत है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। जो नहीं पूछा है तो विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। दोस्तों, विकास अनिरंतर तरीके से नहीं, जबकि विकास निरंतर होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, सतत विकास होता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। पूछा है, बता रखा है कि अनिरंतर तरीके से होता है। बाकी के यहाँ पर सभी ऑप्शन हमारे विकास की परिभाषाओं के अनुसार सही हैं, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि क्या नहीं है उसको पूछ रखा है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है डॉट डॉट और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। प्राथमिक संस्थाएं और कानून
आस पड़ोस और सामाजिक नीतियाँ, प्रिंट मुद्रक मीडिया और विद्यालय, परिवार और आस पड़ोस। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि कौन और कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। तो दोस्तों प्राथमिक सामाजिकरण का मतलब ये है कि जिसमें बच्चा सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, जिस माध्यम से बच्चा डायरेक्टली रूप से सीखता है वह प्राथमिक समाजीकरण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है धार्मिक संस्थाएं और कानून। तो दोस्तों धार्मिक संस्थाएं और कानून प्राथमिक नहीं होंगे बल्कि द्वितीयक होंगे। आस पड़ोस और सामाजिक नीतियाँ, दोस्तों सामाजिक नीतियाँ आस पड़ोस ये भी हमारे द्वितीयक में आएंगे, प्राथमिक समाजीकरण में नहीं आएंगे। प्रिंट मुद्रक मीडिया और विद्यालय, दोस्तों ये भी द्वितीयक आएंगे, द्वितीयक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण के उदाहरण नहीं हैं। परिवार और आस पड़ोस, दोस्तों यहाँ पर परिवार दे रखा है इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परिवार से ही बच्चा सबसे पहले सीखना शुरू करता है, उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया वहीं से ही शुरू होती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। परिवार और आस पड़ोस बच्चे के समाजीकरण के प्राथमिक संस्थाएं हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेंगे? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर अपने सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ व्यवस्थापित कर लेते हैं? तो दोस्तों संवेदीगामक जो अवस्था होती है उसमें बच्चा छोटा होता है, वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा 2 से 7 साल की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसमें भी बच्चा छोटा होता है, वह सिर्फ अनुकरण के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो मूर्त रूप से दिखाई देती हैं उनमें वो सीखता है। तो यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था सही हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा बड़ा हो जाता है, 7 से जो 11 से बाकी की अवधि है वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बच्चा बड़ा हो जाता है और वह सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित करने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। दे रखा है एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि ए बी लंबा है तथा छड़ बी सी से लंबा है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उसे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों जैसे कि कोई बच्चा है, हम उसको कोई मूर्त रूप से मतलब प्रत्यक्ष रूप से कोई क्षण दे रखे हैं ए बी और सी, उसे ये पता है कि जो ए है वह बी से छोटा है, लंबा है, ठीक है, और बी छड़ सी से लंबा है, यानी कि उसे 3 छड़ दे दिए गए हैं, ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है, ठीक है। तो वो जब देख रहा है तो उसे ये पता चल गया है कि जो ए है वह बी से लंबा है और जो बी है वह सी से लंबा है, यानी कि जब हम उसको छड़ दिखाई देते हैं तो वह उसमें भेद कर पाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन जब हम इसको ख़त्म कर देते हैं यानी कि इसको हटा देते हैं, फिर इसके बाद वह नहीं समझ पाता है, वह मौखिक रूप से नहीं समझ पाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मूर्त रूप से कोई चीज़ों को दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मूर्त रूप से चीज़ों को देख रहा है और उसे समझ पा रहा है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मूर्त रूप से देखी गई चीज़ों को समझ पाते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंदर से 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उनके ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे CDP के जो सॉल्व क्वेश्चन होते हैं उससे हो सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को।
निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, आंतरिक वाक, आत्मकेंद्रित वाक। तो दोस्तों जो लॉरेंस कोहलबर्ग है ना, उनको उनके द्वारा निकटवर्ती विकास का सिद्धांत दिया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में निकटवर्ती सिद्धांत दिए गए हैं, विकास के क्षेत्र दिए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो लॉरेंस कोहलबर्ग है ना, वो लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। नैतिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने 6 चरण दिए थे, जिसमें से एक चरण है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो निकटवर्ती विकास का सिद्धांत है उन्हें लेव वाइगोस्की ने दिए थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को। राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा है। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए, जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेव वाइगोस्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करने के राजेश को पाने में मदद की। तो क्या पाने में मदद की? दोस्तों यह जो क्वेश्चन है वह लेव वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने पूछा है कि एक समस्या समाधान खोजने में जूझ रहा था बच्चा, यह देखकर उसके अध्यापिका ने उन्हें कुछ संकेत दिए, इसके फोल्ड किए। तो उन्होंने कुछ संकेत दिए, उन्हें इशारे दिए, जिससे कि वह अपनी समस्या को समाधान कर पाया। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार यह कौन सी चीज़ है? दोस्तों बात करते हैं, चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या है। स्व केंद्रीयता, ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा जो होता है खुद में लीन रहता है, वह अपनी ही बातों से समझता है, ठीक है। इन रिवर्सिबल थिंकिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। तो दोस्तों जो लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछा है कि जो एक शिक्षिका हैं वह बच्चा उनका समस्या समाधान करने में विफल रहता है, और जब शिक्षिका उन्हें इसके फोल्ड करती हैं, संकेत देती हैं, मदद करती हैं, तो वह अपनी समस्या समाधान को सॉल्व कर पाता है। तो यहाँ पर वह कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पर समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा। दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? B.F. स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की, सिगमंड फ्रायर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिगमंड फ्रायर हैं वह मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए थे। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। B.F. स्किनर जो व्यवहारवादी कवि, व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग सामाजिक संरचनावाद जो सिद्धांत दिए थे वह हमारे लेव वाइगोस्की ने दिए थे। इन्होंने ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक कक्षा की विशेषता है। व्यवहारवादी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि व्यवहारवादी में सिर्फ अनुकरण करना और उसे बार बार अभ्यास करने की बताई जाती है। प्रगतिशील शिक्षा, अध्यापिक केंद्रित निष्क्रिय, पैसिव भी यहाँ पर नहीं होगा। अध्यापक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होना है, ठीक है, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। प्रोग्रेसिव प्रगतिशील शिक्षा में बच्चा करके सीखना, खोजी अधिगम पर और सहभागी अधिगम में कक्षा की विशेषता है प्रगतिशील शिक्षा की। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास प्रकार की बुद्धि है। अंतःवैयक्तिक, भाषाई, शारीरिक, गतिक, संगीतात्मक। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यगना भी है, यानी कि वह एक खिलाड़ी होने से क्या होगा दोस्तों? खिलाड़ी जो होता है उसको शारीरिक, गतिक, संवेदी बुद्धि होती है, ठीक है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है? खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यगना का मतलब है डांसर, ठीक है, डांस भी वो अच्छी तरह से कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें उसकी बॉडी का यूज़ हो रहा है, उसकी जो गतिक है, शरीर की जो गतिक है उसका यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो बुद्धि होगा वह अंतःवैयक्तिक नहीं होगा, भाषाई भी नहीं होगा, शारीरिक, संगीतात्मक, संवेदी बुद्धि हो जाएगा दोस्तों।
क्योंकि जो शारीरिक रूप से किया जा रहा है, खेलने में माहिर है, वह डांस करने में माहिर है, तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से संबंधित है, इसलिए वहाँ पर शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि हो जाएगा। इंट्रापर्सनल अंतःवैयक्तिक का मतलब है वह खुद की भावनाओं को पति अच्छी तरह से समझ पा ली हो, उसे इंट्रापर्सनल अंतःवैयक्तिक कहते हैं। भाषाई बुद्धि में भाषाओं में माहिर होते हैं लोग। संगीतात्मक बुद्धि में संगीतात्मक बुद्धि में जो गायक वगैरह होते हैं वो आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहाँ पर पूछ रखा है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा के लिए किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है मातृभाषा, विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा, केवल सांकेतिक भाषा। तो दोस्तों जो NEP 2020 है, जो NEP 2020 है ना, वह प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता देती है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं। तो यहाँ पर दोनों को समान रूप से बताया गया है कि लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं। तो यहाँ पर यह लिंग रूढ़िवादिता को नहीं दर्शा रहा है। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल, भावुक होती हैं। लड़के और लड़कियां दोनों खेल में अच्छा करने की सक्षमता है। तो इसमें भी कहीं न कहीं जेंडर समता, जो लिंग समता है, लड़के और लड़कियों को दोनों एक भाव में देखा जा रहा है कि दोनों ही खेलने में सक्षम होती हैं। लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं। यहाँ पर भी डी ऑप्शन भी लैंगिक रूढ़िवादिता को संबंधित नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि लड़कियां भी लड़कों की तरह घर को चलाने में सक्षम होती हैं। यहाँ पर दे रखा है सी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो कि लड़कियां लड़के दोनों को खेलों में अच्छा करने की सक्षमता को बता रहा है कि दोनों ही कर सकते हैं इसे। तो लिंग रूढ़िबद्धता का मतलब है कि जब हम किसी एक लिंग के प्रति, किसी एक जेंडर के प्रति झुकाव दे देते हैं कि नहीं लड़के ऐसा कर सकते हैं बल्कि लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती हैं, तो उसे लिंग रूढ़िबद्धता कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन दर्शा रहा है लड़कियाँ हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ लड़कियाँ ही, लड़के तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं भावनात्मक रूप से, और यहाँ पे लड़कियों को बता दिया गया है कि लड़कियाँ भावनात्मक रूप से कोमल, रोने वाली होती हैं और भावुक होती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होता है दोस्तों, क्योंकि यही जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है। दोस्तों आई होप कि आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक आगे की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।